बिहार के राज्यपाल श्रीमान केशरीनाथ त्रिपाठी जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, श्रीमान रामविलास पासवान जी, श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमान पीयूष गोयल जी, इसी धरती के संतान और मेरे मंत्रिपरिषद के साथी श्रीमान रामकृपाल यादव जी, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, यहाँ के सांसद श्रीमान शत्रुघ्न जी, राज्य विधानसभा के नेता श्रीमान नंदकिशोर जी, विधान परिषद के नेता श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज यहाँ अनेक शिलान्यास के और उद्घाटन के कार्यक्रम हुए। हम सब इस बात पर अब भली भांति समझने लगे हैं कि विकास का कोई पर्याय नहीं है। अगर हमें गरीबी से लड़ना है तो विकास करना होगा, हमें बेरोजगारी से लड़ना है तो विकास करना होगा, हमें अशिक्षा से लड़ना है तो विकास करना होगा, हमें आरोग्य की सुविधाएं मुहैया करनी होगी, हमें विकास करना होगा। सब दुखों की अगर कोई एक दवाई है, वो दवाई है विकास। और ये अच्छी बात है कि इन दिनों राज्यों के बीच भी विकास को लेकर एक स्पर्धा का माहौल बनता चला जा रहा है। राज्यों को लगने लगा है कि वो राज्य उस बात में मेरे से आगे निकल गया, अब हम कुछ कोशिश करेंगे, हम आगे निकल जाएंगे। आखिरकार देश आगे बढ़ाना है तो राज्यों के विकास से ही आगे बढ़ने वाला है। और इसलिए देश के विकास के लिए राज्यों का विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के केंद्र हो या राज्य हो, सबने मिलकर के काम करना, काम को आगे बढ़ाना, ये आवश्यक होता है। विकास के कामों में राजनीति कितना नुकसान करती है, उसका ब्यौरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से दिया। अटल जी के समय में जो काम 6 महीने मिलते तो पूरा हो जाता, उसको पूरा होते होते आज 2015 आ गई। और मैं नीतीश जी की बात से सहमत हूं कि अगर अटल जी की सरकार का चुनाव थोड़ा देर से होता, 6 महीने मिल जाते, तो उस समय अटल जी के मार्गदर्शन में, और यहीं के रेल मंत्री थे नीतीश जी, ये काम पूरा हो गया होता। वो सही बोल रहे हैं। लेकिन बाद में सरकार बदल गई और रेल मंत्री यहां से ऐसे आए कि काम को रोक दिया गया और हमारे आने के बाद उसको चालू किया गया।
अब राजनीति जो करते हैं करें, लेकिन नुकसान बिहार का हुआ, बिहार की जनता का हुआ। नीतीश कुमार जी की इस व्यथा के साथ मैं भी अपना स्वर मिलाता हूं। लेकिन मैं इस मत का हूं कि हमें विकास की यात्रा को निरंतर गति देना चाहिए। आज नीतीश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि भाई आईआईटी है, लेकिन हमें यहां के आवश्यकताओं के अनुसार और यहां की क्षमता के अनुसार नई नई फैकल्टीज को लाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि नया परिसर की क्षमता इतनी है, 500 बीघा भूमि है, ये होगा। और हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि दुनिया में जो टॉप क्लास फैकल्टीज हो उनको भी भारत में लाया जाए, ताकि भारत के हमारे युवकों को देश के लिए जो आवश्यक है, जिस राज्य में आईआईटी है वहां जो आवश्यक है, उन विषयों को बल दिया जाए। सिर्फ दिल्ली में बैठ करके योजनाएं बनाने का वक्त पूरा हो गया। अब तो राज्य के मन में जो भाव उठते हैं, राज्य की आवश्यकताएं होती हैं, उसके अनुसार ही दिल्ली को भी ढलना चाहिए। ये मेरी सोच है और मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। आज यहां एक इंक्यूबेशन सेंटर का प्रारंभ हो रहा है। ये इंक्यूबेशन सेंटर मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा नजराना है। आईआईटी कॉम्प्लेक्स या इमारत से भी ज्यादा ये इंक्यूबेशन सेंटर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारा इनिशिएटिव है। इसलिए मैं ये इस बात से कन्विंस हूं, मैं जिस प्रदेश से आया हूं, लोगों ने परिश्रम किया होगा, परमात्मा ने कृपा की होगी, लक्ष्मी ने वहां जाना पसंद किया होगा, लेकिन ये भूमि है जहां सरस्वती वास करती है। यहां के नौजवान तेजस्वी हैं और मैं मानता हूं यहां की जो तेजस्विता है वो पूरे हिंदुस्तान को तेजस्वी बना सके, ऐसी तेजस्विता इस धरती पर है। और मुझे विश्वास है कि ये जो इंक्यूबेशन सेंटर हम सोच रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, वो भी एक विशेष मकसद से है। आज हम देख रहे हैं कि मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सेक्टर, ये सिर्फ डॉक्टर नाड़ी पकड़ लें, 4 सवाल पूछ लें और निर्णय नहीं होता है कि बीमारी क्या है, दवाई क्या दे। ढेर सारे मशीनों के अंदर से शरीर को गुजारा जाता है, भांति भांति मशीनों को शरीर पर लगाया जाता है, उसके बाद बीमारी तय होती है, उसके बाद उपचार का रास्ता तय होता है। पूरे हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी का प्रभाव इतना बढ़ा है, इतने नए नए संसाधनों का आविष्कार हो रहा है, और आज भारत को, गरीब व्यक्ति को इन साधनों को अगर मुहैया कराना पड़े तो विदेशों से लाना बहुत महंगा पड़ रहा है। इस पटना की धरती पर बिहार के मेरे नौजवानों की प्रतिभा को एक अवसर दिया जा रहा है कि इस इंक्यूबेशन सेंटर में प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मैकेनाइज के साथ किस प्रकार से हम हेल्थ सेक्टर की नए विषयों को आविष्कार करें, उसका उत्पादन करें, ताकि हमारे गरीब से गरीब के लिए हमारे अस्पतालों में भारत में बने हुए उत्तम से उत्तम साधन तैयार हो, जिसका लाभ गरीब को मिले। उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं।
और इसलिए ये इंक्यूबेशन सेंटर भले ही पटना की धरती पर बनने वाला हो, लेकिन वह हिंदुस्तान के गरीबों के आरोग्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक अहम कार्यक्रम बनेगा, ये मैं देख रहा हूं। आखिरकार विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा महत्व होता है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बल नहीं दिया गया तो हम बहुत पिछड़ के रह जाएंगे। बिहार में चाहे रेल हो, रेल हो, एयर हो, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसकी कनेक्टिविटी बढ़े, इस पर हम बल दे रहे हैं। हिंदुस्तान में शायद अधिकतम रेल मंत्री किसी राज्य ने दिए हैं तो बिहार ने दिए हैं। जमाने से जैसे ये रेल डिपार्टमेंट बिहार के लिए रिजर्वेशन है। रेल मंत्री तो मिले हैं, रेल देने का काम मैंने दिमाग में भरा पड़ा है, और मैं रेल के माध्यम से बिहार के दूर सुदूर इलाकों को कैसे जोड़ पाऊं, मुख्य धारा में विकास की ये इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसको कैसे आगे बढ़ाऊं, इस दिशा में योजनाएं लेकर के आगे चल रहा हूं। आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है। वैसे नीतीश जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी की इतनी तारीफ कर दी है, इतनी तारीफ कर दी है, उसी से मुझे समझ आता है कि इस प्रोजेक्ट का कितना महत्व है। नीतीश जी की बात सही है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से रोड का महत्व है, रेल का महत्व है, वैसे ही गैस ग्रिड का भी महत्व है। पूरी इकोनॉमी में गैस आधारित इकोनॉमी शेप ले रही है, और गैस पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा महंगा खर्चीला नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और मैं देख रहा हूं कि एनर्जी के सेक्टर में गैस की उपलब्धि ये उस देश की पूरी इकोनॉमी को बदल देती है। बिहार की इकोनॉमी को बदलने का एक बहुत बड़ा ताकतवर प्रयास, गंगा तो हमारे पास है ही है, हम ऊर्जा गंगा को लेकर के आ रहे हैं आपके पास। गैस पाइपलाइन बिछाएंगे सैकड़ों किलोमीटर, और पटना में पाइपलाइन से घर घर गैस कैसे पहुंचे। जैसे हमारे घर में गृहिणी किचन में टैप चालू करते ही पानी आता है, वैसे ही टैप चालू करते ही गैस आ जाए, इसके लिए ये योजना है। और हर परिवार को ये पहुंचे। सैकड़ों किलोमीटर दूर से पाइपलाइन से गैस आएगी, बड़ा महंगा कारोबार है, लेकिन एक बार अगर वो लग गया तो सालों साल तक यहां के जीवन को भी लाभ होगा, और यहां के क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा फायदा होगा, इकोनॉमी में भी फायदा होगा। और जैसा नीतीश जी ने कहा कि बिजली का पैसा तक माफ कर दिया, फर्टिलाइजर कारखाने का। और उस समय हमारे सुशील जी आया करते थे कि साहब ये हमारे से 300 करोड़ क्यों ले रहे हो, लेकिन फिर भी बिहार ने तकलीफ झेल करके भी इस काम को किया।
वित्त मंत्री थे हमारे सुशील जी, कठिनाई होने के बावजूद भी किया। ये करने के बावजूद भी 10 साल बीत गए साहब, फर्टिलाइजर कारखाना चालू करने की किसी को याद नहीं आई। क्या गुनाह है बिहार का? बिहार के गरीब की जेब से पैसा निकाल करके यहां की सरकार ने तकलीफ होने के बावजूद ही दिया, लेकिन उसको रोक दिया गया। हमने तय किया है कि बिहार का ये हक है और ये फर्टिलाइजर का कारखाना चालू होगा और यहां के किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर मिले, ये काम हम करेंगे। बिहार जनता का या बिहार सरकार का कोई दोष नहीं था। बिहार की सरकार आगे आई थी, लेकिन काम रोक दिया गया। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये काम भी पूरा होगा और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और किसान को सस्ते में फर्टिलाइजर भी पहुंचेगा। इसका पूरा प्रबंध करके हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, विकास की इस अवधारणा में हमने ये भी हमेशा निरंतर प्रयास किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, और हमारा मत है कि राज्यों को अगर सहायता मिले, राज्यों को अगर अवसर मिले, तो देश को आगे बढ़ने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और इसलिए 14th फाइनेंस कमीशन जो कि लागू हुआ है, उसके कारण बहुत बड़ा लाभ राज्यों को हो रहा है। एक राज्य को हो रहा है, एक को नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो लाभ सभी राज्यों को हो रहा है। इसलिए कोई बिहार को कम मिला, अधिक मिला, या किसी और राज्य को कम मिला, अधिक मिला, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी योजना है। आज स्थिति ऐसी है, एक जमाना था भारत के खजाने पूरा जो था राज्यों और केंद्र का, उसमें से 65-70% खजाना दिल्ली की सरकार की तिजोरी में रहता था और 30-35% सभी राज्यों की मिलाकर के तिजोरी में रहता था। हमने ऐसा एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, कठिन काम लिया है सर पे, लेकिन जैसा नीतीश जी ने कहा कि मोदी जी आप पर हमारी आशा है, उसको पूरा करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, और वो 14th फाइनेंस कमीशन, जिसके कारण आने वाले दिनों में बिहार को, अगर 5 साल का फाइनेंस कमीशन का मैं देखूं, तो बिहार को 2015 से 2020 के दरमियान फाइनेंस कमीशन के द्वारा करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपया मिलने वाले हैं। 3.25 लाख करोड़ रुपया मिलने वाले हैं, जो पहले सिर्फ बीते हुए समय में सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपया मिला था। 1.5 लाख का 3.25 लाख करोड़ रुपया में, क्योंकि हम मानते हैं ये प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा ये विश्वास है, पूरब में जब तक प्रगति नहीं होती है, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे बिहार हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, आसाम हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, ये सारा हिंदुस्तान का पूर्वी भाग, ये जब तक विकसित नहीं होता है, ये भारत माता हमारी समृद्ध नहीं हो सकती है। और इसलिए बिहार का विकास
ये हमारा प्राइम एजेंडा है। पूर्वी भारत का विकास ये हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए अनेकविध नई योजनाएं हम लेकर के आने वाले हैं, उसको पूरा करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में हमारे कुछ साथियों से मैंने कहा है कि आप जाइए, शिलान्यास कीजिए, उद्घाटन कीजिए, काम को आगे बढ़ाइए। जैसे मुजफ्फरपुर सोनबरसा नेशनल हाईवे 77 किलोमीटर को डबल लेन करने का काम पूर्ण हो चुका है। करीब 600 करोड़ रुपया की लागत लगी है। पटना गया डोभी रोड को 4 लेनिंग का काम मंजूर हो गया है। करीब 1231 करोड़ रुपया की लागत है। पटना कोइलावर भोजपुर और भोजपुर बक्सर रोड का भी 4 लेनिंग का काम मंजूर हो चुका है। लागत है करीब 2012 करोड़ रुपया। भागलपुर बाईपास का काम मंजूर हो गया है। लागत है करीब 230 करोड़ रुपया। शिवहरी सीतामढ़ी जयनगर निरहिया रोड का भी सुधार मंजूर कर दिया गया है। लागत है करीब 701 करोड़ रुपया। फतुआ हरनौत 12 रोड का काम मंजूर कर दिया है। लागत है करीब 590 करोड़ रुपया। इन सारे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट जो इस सरकार ने ऑलरेडी मंजूर कर दिए हैं, लागत होती है करीब करीब 5000 करोड़ रुपया। क्योंकि मैं जानता हूं कि बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इन चीजों का भरपूर उपयोग होना चाहिए और हम इसको करना चाहते हैं। आपको याद होगा पिछले लोकसभा के चुनाव में मैं यहां आया था। गांधी मैदान में बम धमाकों के बीच मैं भाषण कर रहा था। और उस समय मैंने कहा था, केंद्र में हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को विशेष पैकेज देंगे। और उस समय मैंने घोषणा की थी, चुनाव के पहले मैंने घोषणा की थी। मैंने कहा था कि 50,000 करोड़ रुपयों का पैकेज बिहार को दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं जब दिल्ली में बैठा, बारीकी से चीजों को देखा और मैं नतीजे पर पहुंचा कि मेरे दिल दिमाग में बिहार की जो कल्पना है, बिहार को अगर मुझे उस ऊंचाई पर ले जाने में बिहार के साथ लेकर के चलना है तो 50,000 करोड़ से बात बनने वाली नहीं है। उसे और अधिक करने की आवश्यकता है। मैं आज उसकी घोषणा नहीं करूंगा, मैं सही समय पर आकर के उसकी घोषणा करूंगा। लेकिन मैं इतना कहता हूं, मैंने जो वादा किया था उसको तो निभाऊंगा, उससे भी आगे मामला ले जाऊंगा। ये मैं आपको वादा करने आया, ताकि बिहार को विकास की यात्रा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और विकास की यात्रा तेज गति से आगे बढ़नी चाहिए। इसी एक अपेक्षा के साथ मुझे विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का आरंभ हुआ है, जिन कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है और भी हमारे मंत्रीगण के लोग आने वाले हैं, वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आज यहां पर देश भर के कृषि वैज्ञानिकों को मैंने बुलाया है पटना की धरती पर। अब इस कार्यक्रम के बाद उनके साथ बैठने वाला हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर हिंदुस्तान की
सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की संभावना कहीं है तो हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में है, बिहार में है, बंगाल में है, असम में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की संभावना इस इलाके में है और इसलिए मैंने देश भर के कृषि वैज्ञानिकों को आज पटना की धरती पर बुलाया है। वो यहाँ बैठ करके विचार विमर्श करने वाले हैं, जो आने वाले दिनों में यहाँ के कृषि क्षेत्र को एक नई ताकत देने की दिशा में प्रयास करने वाले हैं। मैं फिर एक बार बिहार सरकार का, बिहार की जनता जनार्दन का, यहाँ के मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान के लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।